नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये नवा पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे चट्टानों की। चट्टानों में आज हम बात करेंगे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों की। बारी बारी से हम आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार से वर्णन करेंगे। चट्टानें जो हैं वो पृथ्वी की भूपटल की एक रचना सामग्री है और ये इसकी रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये तीन प्रकार की चट्टानें मुख्य रूप से भूपटल की रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बात करते हैं हम विस्तार से आग्नेय शैल की। आग्नेय शैल आखिर क्या है और इनका निर्माण कैसे हुआ, इसको जानने से पहले ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ये आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। तो इस फिगर के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो आग्नेय शैल की जो आकृति है वो कैसी होती है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है आग। आग्नेय शैल इग्निस शब्द से बना हुआ है, इसका जो मूल शब्द है वो इग्निस है और इसका जो अर्थ होता है वो आग होता है। अब इसका जो अर्थ है आग, तो इसका जो नाम पड़ा है तो कुछ इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। आखिर क्या रीज़न है? तो आग्नेय शैलों का जो निर्माण होता है उसमें ज्वालामुखी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस तरह से आग्नेय शैलों के निर्माण में ज्वालामुखी का योगदान होता है, इसको जानते हैं। आग्नेय शैलों का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है और ये पूर्णतः पृथ्वी के बाहर नहीं आता है और अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है। इस पॉइंट की चर्चा हमने जब हमारा इसका पहले का पार्ट था, पार्ट 7, उसमें हमने ज्वालामुखी की विस्तृत चर्चा की थी। उसमें वहाँ पर बताया गया था कि किस तरह से जो लावा है, जो मैग्मा है, वो अंदर ही पृथ्वी के धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इसके 7वें पार्ट जो कि ज्वालामुखी का है उसका अध्ययन करें। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे आग्नेय शैलों का जो निर्माण होता है वो जो ज्वालामुखी हैं उनको आंतरिक रूप से ठंडा हो जाने पर, जो वो धरातल के नीचे ही ठंडे हो जाते हैं, जो उसका लावा है वो ठंडा हो जाता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप जब वो ठोस हो जाती हैं तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो इसी वजह से ज्वालामुखी के गर्म लावे से निर्मित होने के कारण ही इसका जो नाम है या इसके नाम का जो अर्थ है वो आग होता है। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें आग्नेय शैलों की, तो आग्नेय शैल जो हैं वो धरातल के नीचे लावा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। जो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है वो लावा के पृथ्वी के धरातल के अंदर ही ठंडे होने के कारण होता है। इन शैलों में लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की अधिकता होती है। जो आग्नेय शैल होती हैं इनमें किन किन खनिजों की अधिकता होती है? तो इन शैलों में लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट, लोहा और मैग्नीशियम युक्त जो सिलिकेट हैं उन खनिजों की अधिकता होती है। तो आग्नेय चट्टानों में लोहा, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैल कहा जाता है। आग्नेय शैलों को या आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैल कहा जाता है। और इन्हें प्राथमिक शैल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके बाद जो सबसे पहली शैल का निर्माण हुआ है वो आग्नेय शैल ही थी, इस वजह से इसको प्राथमिक शैल कहा जाता है। बाकी सभी चट्टानें जो कि अवसादी और रूपांतरित हैं उनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। आग्नेय चट्टानों के जब परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसके उपरांत ही अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये जो चट्टानें हैं, जो आग्नेय चट्टान हैं, इनमें परत नहीं होती है, इनमें परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। जैसा कि फिगर से स्पष्ट होता है कि इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा इन चट्टानों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं? इसका सीधा सा उदाहरण है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी के गर्म लावे से हुआ है, तो वहाँ पर जीवाश्मों की उत्पत्ति का कोई रीज़न उत्पन्न ही नहीं होता है। वहाँ पे कोई ऐसा कारण स्पष्ट नहीं होता है कि ज्वालामुखी के गर्म लावे में जीवाश्म पाए जाएं। तो इस वजह से, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर जीवाश्म बिल्कुल पाए नहीं जाते हैं।
यहाँ पर फिर से स्पष्ट कर दिया गया है कि इनका जो अधिकतर विस्तार है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय रूप से उद्गार करते रहते हैं या पूर्व समय में वहाँ पर उद्गार हुआ होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वहाँ पर आग्नेय शैल सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों के जो प्रमुख उदाहरण हैं वो हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रोबो, डोलेराइट और आदि। आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रोबो, डोलेराइट। एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। ऐसा ही क्वेश्चन, बेसाल्ट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है, बेसाल्ट आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। आगे बात करते हैं औषधि शैलों की। औषधि शैल को जानने से पहले इसके फिगर की बात करते हैं। तो जो इसकी बनावट है, इसका स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से होता है। इसके स्ट्रक्चर से ही कई चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं जो कि आगे यहाँ पर बताई गई हैं। औषधि शैलों का निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय शैलों के जब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसमें अपर्दन, अपक्षय और जो भी विघटन, वियोजन या टूटने की प्रक्रिया जो होती है, तो इस प्रक्रिया के बाद जो निर्माण होता है वो औषधि चट्टानें ही कहलाती हैं। आग्नेय शैलों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के उपरांत जो चट्टानें प्राप्त होती हैं, तो ऐसी चट्टानों को ही औषधि चट्टान कहा जाता है। सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि आग्नेय शैलों में अगर हम उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, जो पृथ्वी का भूपटल है उसमें जो आग्नेय शैल पाई जाती हैं उनमें जब परिवर्तन होता है, तो उनके परिवर्तन के बाद जो चट्टानें स्पष्ट होकर के आती हैं, तो ऐसी जो चट्टानें हैं वो औषधि शैल या औषधि चट्टान कहलाती हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि इसमें जो परतें पाई जा रही हैं जो कि आग्नेय शैलों में नहीं थी, तो उसके स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हुआ है तो वही औषधि शैल कहलाएं। इसकी रचना परत के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो औषधि शैल हैं वो एक परतदार शैल या चट्टान कहलाती हैं, क्योंकि इनमें परत पूरी तरह से पाई जाती हैं। औषधि शैलों का जो निर्माण होता है वो जल और स्थल दोनों भागों पर होता है। औषधि शैल का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, इनका निर्माण जल और स्थल दोनों भागों पर हो सकता है और ये दोनों स्थलों पर पाई जाती हैं। इसके निर्माण में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, इसके निर्माण में चट्टान चूर्ण के साथ जीवावशेषों तथा वनस्पतियों का भी योगदान होता है। चट्टान चूर्ण से यहाँ पर आग्नेय शैलों के चट्टान चूर्ण की बात होती है। जो चट्टान चूर्ण यूज हुआ है वो यहाँ पर आग्नेय शैलों का चट्टान चूर्ण, उसके साथ जीवावशेष मतलब जीवों के अवशेष और वनस्पतियाँ जब आपस में मिलती हैं तो औषधि चट्टानों का निर्माण होता है। औषधि शैलों में क्या क्या होता है, औषधि शैलों में 80% सेल होता है, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूने का पत्थर होता है। इन सभी का मिश्रण औषधि शैल कहलाता है। औषधि शैलों का पर्टिकुलर कोई एक रंग नहीं होता है, ये अनेक रंगों में पाई जाती हैं। औषधि शैलें परतदार होती हैं, इन शैलों में कुछ जीवाश्म भी मिलते हैं। औषधि शैल की विशेषता क्या है कि ये परतदार होती हैं और इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें 80% सेल, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूने का पत्थर होता है और ये कई रंगों में पाई जाती हैं। औषधि चट्टानों को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। औषधि चट्टानों को द्वितीयक चट्टान क्यों कहा जाता है, क्योंकि आग्नेय शैलों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के उपरांत ही ये चट्टानें बनती हैं, तो इस वजह से इनको द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। औषधि शैल के कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टानें और डोलोमाइट। ये औषधि शैल के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें से डोलोमाइट कई बार पूछा गया है कि डोलोमाइट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है, तो डोलोमाइट औषधि शैल का उदाहरण है। इसके अलावा कांग्लोमरेट भी कई बार पूछा गया है, तो कांग्लोमरेट किस प्रकार का चट्टानों का उदाहरण है, तो कांग्लोमरेट भी औषधि शैलों का ही एक उदाहरण है। इसमें इम्पॉर्टेंट इसका
स्ट्रक्चर है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें 80% सेल, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूने का पत्थर पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था औषधि के बारे में। आगे बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित सेल। जब आग्नेय और औषधि पूरी तरह से अपने स्ट्रक्चर को बदल देती हैं, उनके स्ट्रक्चर में पूर्णतः बदलाव हो जाता है, तो उसके उपरांत रूपांतरित चट्टानें प्रकाश में आती हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है औषधि एवं आग्नेय शैलों के ताप एवं दबाव के कारण जब उसमें परिवर्तन होता है, जब औषधि और आग्नेय शैलों में ताप और दाब के फलस्वरूप परिवर्तन होता है, तो उसके उपरांत जो भी पत्थर या सेल प्रकाश में आता है तो वो रूपांतरित सेल या रूपांतरित चट्टान कहलाता है। ये पूर्णतः आग्नेय शैल का रूपांतरित रूप है। जब आग्नेय शैल और औषधि में पूर्णतः परिवर्तन हो जाते हैं तो इस चट्टान या इस शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान मौलिक चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर मौलिक चट्टानों के रूप में आग्नेय शैल इस्तेमाल हुआ है। मौलिक चट्टानों का यहाँ पर जो मतलब है वो आग्नेय चट्टानों से ही है कि आग्नेय चट्टानों में जब पूर्णतः यहाँ पर संगठन तथा स्वरूप, मतलब जो आग्नेय शैल है उनका संगठन मीन स्ट्रक्चर और उसका स्वरूप, उसका आकार, जब दोनों परिवर्तित हो जाते हैं तो रूपांतरित चट्टान बनती है। इसके कुछ उदाहरण हैं नीस, ग्रेफाइट, संगमरमर, कार्डजाइट और सिस्ट। ये रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। तो रूपांतरित चट्टानों के जो उदाहरण हैं वो हैं ग्रेफाइट, नीस, कार्डजाइट, संगमरमर और सिस्ट। एग्जाम्स में भी इसको कई बार पूछा गया है, संगमरमर किस प्रकार का उदाहरण है या किस प्रकार की सेल का उदाहरण है, तो संगमरमर रूपांतरित या कायांतरित सेल का उदाहरण है। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने चट्टानों जिसमें से हमने आग्नेय, औषधि और रूपांतरित चट्टानों की चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें लर्न ईजी नाम से, जो कि पेज और ग्रुप दोनों हैं, तो वहाँ से आप हमारे द्वारा जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल और हमारे सभी वीडियो यहाँ से आसानी से प्राप्त किया सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप बहुत ही ईजिली हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।